तो रांची की पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब वहां से आगे निकलकर आपको यूपी लेकर चलती हूं, क्योंकि यूपी में आज एक ऐसी तस्वीर दिखाई दी जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। क्योंकि सियासत में 2.25 साल के गैप के बाद मायावती के भतीजे आकाश आनंद हाथरस में जब आज मंच से बोल रहे थे, तो इस दौरान यूं तो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, तैयार थी, लेकिन उस बीच स्क्रिप्ट में अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर वो कुछ ऐसा कह गए जिसने हेडलाइंस बटोरी। उन्होंने दोनों को अंकल कहकर संबोधित कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये जेनजी आंदोलन का इफेक्ट है, खुद को जेनजी के ज्यादा करीब दिखाने की कोशिश है, और नजर उस वोट बैंक पर भी है, 31% का वो वोट बैंक जिसमें अपने पारंपरिक वोट बैंक से आगे निकलकर सेंध लगाने की कोशिश है। मैं 30 साल का लड़का 50 साल के वक्त आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताएं। हाथरस की सियासी जमीन से बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक ही तीर में 2 निशाने साधे। पार्टी के विजन पर बात करते करते राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम लिया, लेकिन उनके साथ एक टाइटल जोड़ दिया, अंकल। आकाश आनंद का ये बयान सुनिए जो चर्चा का विषय बना। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश भैया, अखिलेश अंकल हैं। अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता विपक्ष, उम्र 56 साल। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उम्र 53 साल। आकाश आनंद मायावती के भतीजे, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, उम्र 30 साल। राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं। लेकिन आकाश आनंद ने इन दोनों सियासी दिग्गजों को एक झटके में आउटडेटेड ठहराने का दांव चला। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। अभी 1-2 दिन पहले आदरणीय बहन जी ने ट्वीट कर कहा कि हालात को देखकर जैसे गिरगिट रंग बदल देता है, वैसे ही अखिलेश अंकल जी का पीडीए का मतलब भी कभी कुछ बदल जाता है, समय देखकर तो कभी कुछ बदल जाता है। मगर सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है। जब तक आकाश आनंद का बयान सुर्खियों में आता, तब तक लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 4 बार की सीएम रही बीएसपी की सर्वेसर्वा ने पहली बार जेनजी को लेकर खुलकर सपोर्ट का ऐलान किया। छात्रों को सियासी साजिशों से सावधान रहने की नसीहत दी। देश के छात्र व नौजवान यानी कि जैन जी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी है, जिनको दूर कराने के लिए बीएसपी भी अपनी कार्यशैली के तहत चलकर हमेशा इनके साथ खड़ी रही है। लेकिन देश को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि छात्र व जैन जी अपनी समस्याओं को दूर करवाने की बजाय आए दिन ये लोग उनकी राजनीति में ही बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। तो क्या यूपी की सियासत में बीएसपी नया प्रयोग करने उतरी है? क्या ये जेनजी मॉडल बीएसपी के गिरते वोट प्रतिशत को थाम पाएगा? 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 30.5% वोट शेयर के साथ बीएसपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके बाद से बीएसपी यूपी के सत्ता में नहीं आई और चुनाव दर चुनाव वोट बैंक में सेंध रखती रही। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में वोट शेयर घटकर 25.91% पर आया। 2014 के लोकसभा चुनाव में 19.77% वोट शेयर मिला, लेकिन सीटें शून्य। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया, 19.43% वोट शेयर के साथ 10 सीटें हासिल। 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर गिरकर 9.35% रह गया। जो बहुजन यूपी में इस वक्त एक और मॉडल की चर्चा है, काऊ मॉडल। क्यों हो रही है गाय की चर्चा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने
किसानों से गौमूत्र लेने का फैसला किया है, खरीदने का फैसला किया है और इसे लेकर तैयारी हो चुकी है। पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी हुआ ये, लेकिन विपक्ष अब इस फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है कि नजर 2027 पर है। तो एक गाय के सहारे किस तरह से वोट शास्त्र साधा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। कामधेनु गाय का नाम सुना होगा, वोट धेनु गाय देखी है। 2027 की चुनावी पिच पर गाय की एंट्री हो गई, लेकिन इस बार ब्रांडिंग बिल्कुल अलग है। अब तक गाय सिर्फ चुनावी भाषणों, कत्लखानों के विवाद और सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं की बहस का मुद्दा बनती थी, लेकिन अब योगी सरकार का एक नया प्रयोग सामने आया है, गौमूत्र इकोनॉमी। बुलंदशहर से शुरू हुआ यह पायलट प्रोजेक्ट दावा करता है कि 10 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदा जाएगा, जिसे आगे बढ़ाकर 20 रुपए तक किया जा सकता है। हम अपने घर इकट्ठा करने के बाद हमारे गांव का जो एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इनको हम गौमूत्र बेचते हैं। 10 रुपए लीटर के हिसाब से गौमूत्र जाता है वहाँ। और किसान भी आपके कलेक्शन हाँ जी, और किसान भी इकट्ठा करते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट है ये। दूध के साथ साथ हम गौमूत्र बेचकर भी इनकम होती है लोगों की। अच्छा प्रोजेक्ट है, सरकार को इसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। किसानों का फायदा है, बाकी लोगों का फायदा है, लोगों की हेल्थ इंप्रूव होती है जब हम रासायनिक दवाइयों की जगह जैविक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं खेती में। तो ये हमारा खर्चा पानी चलता रहता है, बच्चे पढ़े लिख लेते हैं, थोड़ा पानी ये देते हैं। ये भी ऑर्गेनिक है, इससे भी मतलब कीटनाशक फसल के लिए अच्छा है। ये शुरुआत में 15 गांवों को जोड़ा गया है। इन गांवों में गौमूत्र संग्रहण केंद्र बनाए गए, जहां 200 लीटर क्षमता वाले टैंक लगाए गए हैं। पशुपालकों को दूर न जाना पड़े, इसके लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की गई है। अभी करीब 500 लीटर गौमूत्र एकत्र किया जा रहा है। असली जो खेल है इसमें गौमूत्र का सिर्फ कि गौमूत्र की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अच्छी होती है, यानी पौधे को जो आयन है, जो तत्व है, वो इजीली इसको प्राप्त हो जाते हैं, जिससे पौधे की इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, जिससे उसके अंदर रोगों से, कीड़ों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। इससे सर क्या है, इस प्रोडक्ट के प्रयोग करने से जो धरती का स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होता है, फसल भी बचती है कीड़ों से, रोगों से, और सर जो प्रोड्यूस होगा वो 100% जहर मुक्त होगा, जिसका सेवन पूरी मानव जाति करेगी। कागज पर देखें तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक खेती और महिला सशक्तिकरण का अनूठा मॉडल लगता है, लेकिन राजनीति की नजर हमेशा कागजों के पार देखती है। इस गौमूत्र क्रांति के पीछे की क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो इसमें सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि 2027 का जबरदस्त समाजशास्त्र छिपा हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पशुपालन केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनैतिक वोट बैंक है। 20वीं पशुधन गणना के मुताबिक यूपी में करीब 1 करोड़ 90 लाख गायें हैं। भारत के कुल दूध उत्पादन में करीब 15 से 16% हिस्सेदारी के साथ यूपी देश के शीर्ष राज्यों में है। अब गणित समझिए, गाय से कौन जुड़ा है? ग्रामीण वोटर, महिला वोटर और पशुपालक समाज। ग्रामीण यूपी में डेयरी और गोवंश पालन से जुड़े परिवारों में एक बहुत बड़ा हिस्सा यादव समाज का है। यादव समाज पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है। अब तक सरकारें दूध पर ध्यान देती थी, लेकिन योगी सरकार ने गौमूत्र खरीद का मॉडल खड़ा कर दिया। हमारे लिए तो प्रिय है ही, हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड के। इसे ऐसे समझिए, अगर एक परिवार के पास 2 ऐसी गायें हैं जो दूध नहीं देती और वो प्रतिदिन 10 लीटर गौमूत्र बेचते हैं, तो 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से रोजाना 100 रुपए, यानी महीने के 3000 रुपए सीधे जेब में। इस योजना का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है महिला वोट बैंक। बुलंदशहर के इस पायलट प्रोजेक्ट में करीब 300 ग्रामीण महिलाओं को शेयर होल्डर बनाया गया है। गौमूत्र इकट्ठा करने पर महिलाओं को प्रति लीटर 2 रुपए का सीधा कमीशन दिया जा रहा है। यानी घर बैठे ग्रामीण महिला को सीधी आर्थिक आजादी। और चुनाव में महिला वोटर किस तरह खामोशी से पासा पलटती हैं, ये भारतीय राजनीति कई बार देख चुकी है। महिला सहायता समूह को प्राथमिकता देने का काम किया जा रहा है और गौमूत्र को अब कलेक्शन के पॉइंट बनाने का काम किया जा रहा है। हालांकि गौमूत्र खरीदने का प्रयोग बिल्कुल नया नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गोधन न्याय योजना चलाई थी। वहां 2 रुपए किलो गोबर और 4 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदा जा रहा था। तब बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और ढोंग का आरोप लगाया था।
चंदा चोरी करने वाले, चढ़ावा करने वाले बीजेपी, और जो चोरी करने वाले लोग हैं बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं। तो ऐसे लोग गौ माता के नाम पर अगर फिर से एक लूट का इंतजाम कर रहे हैं तो जनता इस बात को समझ रही है। जिन गौशालाओं में चारा नहीं दे पाए, गायें मरती रही, गायों को प्रशासन ने जो है सामने ना आने के लिए उनको जिंदा दफन कराया गया, तो ऐसे लोग गौमूत्र क्या खरीदेंगे? ये भ्रष्टाचार के लिए एक नई व्यवस्था योगी आदित्यनाथ सरकार बना रही है। आज वही मॉडल यूपी में 10 से 20 रुपए प्रति लीटर के बड़े दांव के साथ बीजेपी सरकार शुरू कर चुकी है। तो राजनीति में नीतियां नहीं बदलती, सिर्फ पार्टियों के झंडे बदल जाते हैं। गौशालाओं में गायें मर रही हैं, उन्हें चारा नहीं मिल रहा है। हम एनडीटीवी से कहेंगे किसी भी गौशाला के जाके अगर वो फिजिकल निरीक्षण कर ले तो सभी गौशालाएं अस्त व्यस्त हैं। तो गौमूत्र के नाम पे कुछ और बेचा जाने की भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर रखी होगी। हो सकता है चुनाव के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, तो एक नया स्कैम की ये तैयारी है। अच्छी योजना है जिससे गांव में तमाम जो गायों का मूत्र था बेकार चला जाता था, उससे लोगों को अतिरिक्त आमदनी होगी, उनके घर परिवार चलाने में सुविधा होगी, और मुझे लगता है कि खेती के लिए तमाम तरह की दवाई बनाने में भी इसका उपयोग होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है कि वो जो जिस वर्ग से आते हैं, सर्वाधिक गाय पालने वाला वर्ग वही वर्ग है, उसके हित की भी अनदेखी वो इस बयान के साथ कर रहे हैं। वार पलटवार से इधर अगर बुलंदशहर का ये पायलट प्रोजेक्ट पूरे यूपी में नीति बनकर लागू होता है तो आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या पर एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। जिस गौवंश को दूध न देने पर सड़क पर छोड़ दिया जाता था, वही अब कमाई का जरिया बनेगी। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये सिर्फ चुनावी फसल काटने का एक नया तरीका है, काऊ पॉलिटिक्स का नया वर्जन? बुलंदशहर से जीशान अली और लखनऊ से रणवीर सिंह की रिपोर्ट।